हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सबका जीएस लॉजिकल पे। तो आज दोस्तों हम लोग 5th और 6th जुलाई के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने का काम यहाँ पे करेंगे। जो भी आपके वेरियस न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स में करंट अफेयर्स थे, यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के लिहाज से इंपॉर्टेंट, उसके अलावा आपके वनडे एग्जाम के लिहाज से जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे, उन सबको यहाँ पे कवर करने का काम किया जाता है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का इंडेक्स दोस्तों आपको अपने सामने दिखाई पड़ रहा होगा। सबसे पहले हम लोग इंपॉर्टेंट डेज एज यूजुअल डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग यूके इलेक्शंस के बारे में एक ब्रीफ में देखेंगे थोड़ा सा। फिर मोदी ने अभी रशिया की विजिट करी है रिसेंटली, उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। हालांकि रशिया और इंडिया के बायलैटरल रिलेशंस के बारे में हम लोग आने वाले वीडियोस में डिटेल में डिस्कस करेंगे, वो आज के वीडियो में नहीं करेंगे। बट हाँ, फिलहाल थोड़ा सा एक ब्रीफ आइडिया लेंगे हम इंडियाज एनवायरमेंटल पॉलिसीज को लेकर के। कल के द हिंदू में बहुत ही अच्छा एडिटोरियल था, क्योंकि कल आपका वीडियो आया नहीं था तो उसको आज यहाँ पे कवर किया जा रहा है। फिर क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग के ऊपर इंडियन एक्सप्रेस में कुछ चीजें आई थी, वो हम लोग देखेंगे। नोमैडिक एलिफेंट, ये एक एक्सरसाइज है आपकी। नाइट जार्स, इंडियन गौर, संपूर्णता अभियान, मॉइडम्स, कावेरी रिवर, मेगाफोन। इसके अलावा एक दो न्यूज और जो यहाँ इंडेक्स में नहीं है, आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेंगी। तो आइए भाई बिना टाइम वेस्ट किए हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे 6 जुलाई को आज कौन सा इंपॉर्टेंट डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, नेशनल या फिर इंटरनेशनल। तो आज दोस्तों मना रहे हैं कौन सा दिन, इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स। ठीक है, कोऑपरेटिव्स का इंटरनेशनल डे जो हम मना रहे हैं वो 6 जुलाई को मना रहे हैं। अब ये कोऑपरेटिव्स होते क्या है, बेसिकली कोई ग्रुप ऑफ पर्संस जिनका कॉमन इंटरेस्ट है, वो इकोनॉमिक, सोशल या किसी भी पर्पस के लिए एक साथ इकट्ठा होकर कुछ काम करते हैं, उसको हम कोऑपरेटिव बोलते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो आपने अब तक सुनते आए होंगे आप लोग, वो है अमूल। ठीक है, अमूल भी जो मिल्क फार्मर्स है उनका एक तरीके से कोऑपरेटिव के तौर पे शुरू हुआ था और आज काफी आगे के मुकाम पे पहुंच गया है। कोऑपरेटिव्स किसी भी इकोनॉमी के लिए, किसी भी इकोनॉमी को, किसी भी देश को, किसी भी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग ज्यादातर सेल्फ सस्टेन्ड होते हैं। भाई बहुत सारे लोग मिल करके जब काम करते हैं तो वहां पे सस्टेनेबिलिटी आ जाती है। उसके अलावा डिसीजन मेकिंग काफी डेमोक्रेटिक हो जाती है। तो कहीं ना कहीं सबके हितों का ध्यान रखते हुए डेमोक्रेटिक रूप से यहाँ पे काम किया जाता है। इसीलिए सरकारें भी कोऑपरेटिव्स को आगे बढ़ाने का काम करती हैं। इसी दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं कैसे, जुलाई का जो भी पहला शनिवार होता है, जो कि आज है आपका 6 जुलाई को। ठीक है, जो भी पहला शनिवार होता है उस दिन हम ये इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स मनाते हैं। जरूरी नहीं है कि दोस्तों हर साल ये 6 जुलाई को ही हो, जिस भी दिन पहला शनिवार पड़ेगा उस दिन ये मनाया जाएगा। बात यहां तक समझ में आ गई है? बात अगर यहां तक समझ में आ गई तो इसकी थीम देख लीजिए आप, कॉपरेटिव्स बिल्डिंग अ बेटर फ्यूचर फॉर फॉर ऑल। ठीक है, तो ये लोग भैया खाली बिजनेस के लिए काम नहीं करते, ये लोग समाज में एम्प्लॉयमेंट देना, अच्छी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करना, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव करना, ये सारे काम करने का भी एक तरीके से इनका प्रयास रहता है। Cooperatives will have the opportunity to showcase their current and historical contributions to building a sustainable future, accelerating efforts to implement the sustainable development goals by 2030। कॉपरेटिव्स का एक बहुत ज्यादा योगदान है दोस्तों, और बहुत ज्यादा पोटेंशियल है एसडीजीज को अचीव करने के लिए। ठीक है, चलिए अब ये दिन हम मनाते क्यों हैं, कब से मना रहे हैं, 1923 से मना रहे हैं। और ये दिन कौन मनवा रहा है हमसे, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस। ये कब बनाई गई थी, 1895 में बनाई गई थी। दुनिया भर के कोऑपरेटिव्स का एक तरीके से ध्यान रखने के लिए, उनके मुद्दों को उठाने के लिए 1923 में संस्था बनाई गई थी, सॉरी 1895 में। और 1923 से हम लोग क्या मना रहे हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स मना रहे हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? इतनी बात क्लियर हो गई तो अब भारत के संविधान पे आ जाइए। भारत के संविधान में क्या क्या ऐसे प्रोविजंस है जो कोऑपरेटिव से डील करते हैं। पहली बात तो आपको आर्टिकल 19 में पावर दी गई है कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने के लिए। फिर 43B में डीपीएसपी में सरकार से कहा गया है कि कोऑपरेटिव्स को बढ़ावा देना है आपको। उसके बाद जो आपका पार्ट 9B है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कोऑपरेटिव से डील करता है। क्या ये शुरू से था पार्ट 9B आपका? नहीं, 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है कब, 2011 में दोस्तों। ठीक है, 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 2011 का आया है, उसी के तहत कोऑपरेटिव्स को लेकर के प्रोविजन डाला गया है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है, ये भी आपके यूपीएससी के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। तो बेसिकली आर्टिकल 19, आर्टिकल 43B, आर्टिकल 19 दोस्तों आपका फंडामेंटल राइट है, 43B आपका क्या है, 43B आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी है। और उसके अलावा एक यहाँ पे अमेंडमेंट ध्यान रखना है, अमेंडमेंट किस साल में हुआ है वो ध्यान रखना है। इतना आपको, और आपका किस पार्ट में है, 9B में। 9 में पंचायत है, 9A में म्यूनिसिपैलिटी और 9B में कोऑपरेटिव्स है। ये इतनी बातें दोस्तों आपको बिना किसी दिक्कत के ध्यान रखनी है। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए भाई फिर आगे बढ़ेंगे, इतनी बात समझ में आ गई है तो अगला दिन कौन सा है? अगला दिन जो आज ही के दिन हम मना रहे हैं वो है आपका वर्ल्ड जूनोसिस डे।
ठीक है, 6 जुलाई। अब ये जूनोसिस क्या है? जूनोसिस को या फिर हम जूनोटिक डिजीज बोलते हैं, ठीक है, वो बीमारियां जो जानवरों से इंसान तक पहुंचती हैं। और अब यकीन मान के चलिए दोस्तों, यहाँ पे एक स्टडी का डेटा लिखा हुआ है जिसमें लिखा है कि 60% आज की डेट में जो बीमारियां हैं लोगों में, वो कहीं ना कहीं जूनोटिक नेचर की, यानी कि जानवरों से शुरू हुई हैं। और अभी हाल फिलहाल में सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे सामने जो इसका है वो है कोविड-19। और बाकी उसके अलावा स्वाइन फ्लू, रेबीज, बर्ड फ्लू, ये तो मतलब हर कोई जानता ही है, कोविड-19 भी हालांकि हर कोई जानता है। बट हाल फिलहाल में सबसे ज्यादा एक तरीके से त्रासदी मचाई है, सबसे ज्यादा लोगों को परेशान करने का काम किया है, वो है आपका कोविड-19। बात समझ में आ गई? ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई तो ठीक है, इतना ही आपको ध्यान रखना है। हम ये दिन क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन 6 जुलाई के दिन 1885 में लुइस पास्चर ने पहली रेबीज की वैक्सीन लगा के किसी की जान बचाई थी। तो उसी दिन को सेलिब्रेट करने के लिए हम आज ही वर्ल्ड जूनोसिस डे मनाते हैं। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब ये आज का दोस्तों पहला फ्रंट पेजर आर्टिकल है द हिंदू का। स्टारमर, न्यू यूके पीएम एज लेबर पार्टी विंस पोल। ठीक है, अब यहाँ पे इलेक्शन हुए आपके यूनाइटेड किंगडम में। असल में यूके उत्तराखंड भी है, यूके यूनाइटेड किंगडम भी है, तो कई बार जो है ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है। खैर, तो यूके में आपके इलेक्शंस हुए। आपको पता है कि वहां पे डुअल पार्टी सिस्टम है, यानी कि दो बड़ी पार्टीज हैं, एक आपकी लेबर पार्टी है, एक आपकी कंजर्वेटिव पार्टी है। ठीक है, लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी में थोड़ा सा आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है। देखिए, एक होती है राइट की पॉलिटिक्स, एक होती है लेफ्ट की पॉलिटिक्स। राइट वाले थोड़ा सा कैपिटलिस्ट नेचर के होते हैं, ठीक है, वो बिजनेसेस को बढ़ावा देने के लिए, और थोड़ा कंजर्वेटिव टाइप के होते हैं कि जो परंपराएं ट्रेडिशन चले आ रहे हैं समाज के वो चलने चाहिए, है ना। थोड़ा रिलीजियस ओरिएंटेशन भी होता है, नेशनलिस्ट ओरिएंटेशन भी होता है। जबकि जो लेफ्ट लीनिंग पॉलिटिशियंस होते हैं वो कहीं ना कहीं समाजवाद की तरफ, कम्युनिज्म की तरफ, सोशलिज्म की तरफ, कि भैया सब कुछ इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। ये प्रॉफिट का जो कॉन्सेप्ट है ये एक सोशलिस्ट इकोनॉमी में, लेफ्ट इकोनॉमी में नहीं होता है। ठीक है, तो ये सारी एक बेसिक आइडिया होता है। अब यहाँ पे जो लेबर पार्टी है आपकी, ये आपकी राइट सेंटर टू द लेफ्ट है, यानी कि मतलब थोड़ा सा इसका झुकाव लेफ्ट की तरफ है। वहीं जो कंजर्वेटिव पार्टी थी, ऋषि सुनक जिसके प्राइम मिनिस्टर थे अभी तक यूके के, वो थोड़ा सेंटर टू द राइट, यानी कि उसका हल्का सा झुकाव राइट पॉलिटिक्स की तरफ था। ठीक है, लेकिन अब वो इलेक्शन हार चुके हैं, उनकी कंजर्वेटिव पार्टी को 121 सीटें मिली हैं दोस्तों। 650 सीटें यहाँ की पार्लियामेंट में, हाउस ऑफ कॉमन्स में। जैसे हमारे यहाँ लोकसभा होती है, इनके हाउस ऑफ कॉमन्स होता है। जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा होता है, इनके हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है। इलेक्शंस हाउस ऑफ कॉमन के होते हैं, उसी में मेजोरिटी आपको चाहिए होती है। सिमिलर पैटर्न है हमारे जैसा इनका भी, या फिर यूं कह ले कि हमारा इनके जैसा सिमिलर पैटर्न है। तो 650। लेकिन आप एक बात दोस्तों गौर करेंगे अगर, तो आप देखिए कि कितनी छोटी सी कंट्री है यूके, और कितनी कम आबादी है। मतलब मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश से तो बहुत ही ज्यादा कम आबादी होगी यहाँ की, यूके की। इंडिया के एक स्टेट से भी कम आबादी है, लेकिन उसके बाद भी नंबर ऑफ एमपीज देखिए यहाँ पे 650 हैं। और अपर हाउस में जो कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, वहां पे 700 से भी ज्यादा एमपीज हैं। यानी कि आप देखिए कि एक एक एमपी बहुत ज्यादा बड़ी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। इससे क्या हो रहा है कि जब आप कोई एक एमपी जो है वो 50 लाख, 70 लाख, 80 लाख, 1 करोड़ लोगों का एमपी बन के बैठा है, रिप्रेजेंटेटिव बन के बैठा है, तो सब पे इक्वली ध्यान नहीं दे पाएगा। लेकिन अगर वो 5-6 लाख, 7 लाख, 8 लाख लोगों का एमपी बन के बैठा है, तो कहीं ना कहीं ज्यादा बेहतर डेवलपमेंटल वर्क कर पाएगा। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंसीज बहुत छोटी छोटी होती है एज कम्पेयर टू आवर कंट्री। ठीक है, हमारे यहाँ एक कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत ज्यादा वोटर्स होते हैं, इनके ऐसा नहीं होता है। तभी मतलब इंडिया की 1/10 भी पॉपुलेशन ना होने के बावजूद इंडिया से ज्यादा यहाँ पे सीट्स हैं इनके लोअर हाउस में, 650। खैर, तो 650 में से 121 सीटें कंजर्वेटिव यानी कि ऋषि सुनक की पार्टी को मिली हैं, और 412 सीटें लेबर पार्टी को मिली हैं, जिसके ये आपके अब नए प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं। ठीक है, केयर स्टारमर, और ये इनकी वाइफ है विक्टोरिया। चलिए, अब यहाँ पे अगर वोट शेयर आप देखेंगे, तो जो आपकी ये आपका लेबर पार्टी को 34% वोट मिला है, और कंजर्वेटिव को 24% वोट मिला है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ 10% का वोट है, लेकिन सीटों में लगभग लगभग 300 सीटों का डिफरेंस आ गया है ना। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा डिसाइसिव विक्ट्री नहीं कही जाएगी, बहुत ज्यादा जनता का मैंडेट नहीं कहा जाएगा। हाँ, कुछ कुछ ऐसा आपको देखने को मिला होगा, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी से बहुत कम कम मार्जिन से ये लोग जीते हैं, लेकिन खैर मेजोरिटी के नंबर से बहुत आगे हैं। तो सरकार अभी लोग बनाएंगे और एक स्टेबल गवर्नमेंट यूके में चलने वाली है। ठीक है, तो ये बेसिक बात थी। आने वाले दिनों में हम इंडिया और यूके के बायलैटरल रिलेशंस को भी डिस्कस करेंगे। अब इनके आने से क्या इंपैक्ट होगा ये आने वाले टाइम पे पता चलेगा। इनका इंडिया को लेकर पॉलिसीज को क्या आउटलुक है, इंडिया और ब्रिटेन के जो बहुत सारे एग्रीमेंट्स पेंडिंग है उनको लेकर के इनका क्या आउटलुक है, ये सब चीजें आने वाले टाइम पे दोस्तों अनफोल्ड होंगी। ठीक है, इसके साथ ही मोदी जी गए अपने पुराने दोस्त, अपने यानी कि इंडिया के पुराने दोस्त रशिया से मिलने के लिए। रशिया में किससे? व्लादिमीर पुतिन साहब से, जो कि वहां के सुप्रीम लीडर हैं एक तरीके से। ठीक है, मोदी विजिट टू रशिया प्योरली बायलेटरल, कॉन्फ्लिक्ट इन यूक्रेन ऑन द एजेंडा, ये फॉरेन सेक्रेटरी साहब ने बोला है।
ठीक है, अब ये भैया देखिए रशिया गए, इसके बहुत सारे मायने हैं। आपको पता है कि अभी एससीओ की मीटिंग हुई है, उसमें नरेंद्र मोदी नहीं गए थे, लेकिन रशिया के विजिट पे गए हैं, और एक ऐसे टाइम पे गए हैं जब रशिया पूरे दुनिया में घूम घूम करके, अभी आपको पता होगा व्लादिमीर पुतिन नॉर्थ कोरिया गए थे, वियतनाम गए थे, मतलब लाइक माइंडेड कंट्रीज में जा करके ये वहां के नेताओं को अपने साथ खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन वॉर की वजह से रशिया को बहुत आइसोलेट कर दिया गया इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे वेस्ट और यूएसए के द्वारा। ठीक है, तो उसको काउंटर करने के लिए रशिया कहीं ना कहीं अपना एक तरीके से एक ब्लॉक तैयार कर रहा है। अब इसी सिचुएशन में मोदी का खुद से विजिट करना रशिया, ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। देखते हैं आने वाले टाइम में इसमें क्या क्या इनकी बातें होती हैं, क्या क्या चीजें निकल करके आती हैं। जाहिर सी बात है यूक्रेन वॉर एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा, क्योंकि अभी भी भारत के बहुत सारे लोग यूक्रेन में हैं, बहुत सारे लोग सेनाओं में हैं जो लड़ रहे हैं वहां पे, है ना। तो ये सारे मुद्दे हैं। उसके अलावा इंडिया और रशिया के बायलैटरल रिलेशंस बहुत शुरुआत से बहुत स्टेबल रहे हैं। मतलब यूएसए के साथ जो हमारे रिलेशन है उसने हमेशा अप एंड डाउन देखा है, कभी बहुत अच्छे हो गए, कभी बहुत खराब हो गए, और आजादी से लेकर के बहुत लंबे समय तक, लगभग लगभग आधी शताब्दी 50 साल तक लगभग रिलेशन हमारे यूएसए से बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। लेकिन रशिया ने हमारा शुरुआत से साथ निभाया है। ठीक है, क्योंकि हमारी जो आइडियोलॉजी हमारी कंट्री की है, जो हमारे अर्लियर लीडर्स हुए थे, पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी टाइप के, इन लोगों की विचारधारा काफी समाजवादी सोशलिज्म की तरफ झुकी हुई थी, और रशिया भी सोशलिज्म की मानसिकता को लेकर के आगे बढ़ा है हमेशा से। और दूसरी तरफ जो ये अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज हैं, ये लोग कैपिटलिज्म की तरफ आगे बढ़ी हैं। ठीक है, तो देखते हैं आने वाले टाइम में कैसे चीजें अनफोल्ड होती हैं। आने वाले वीडियोस में दोस्तों हम लोग इंडिया और रशिया के बायलेटरल रिलेशंस भी देखेंगे कि हाँ हिस्टोरिकली कैसे रहे हैं, अभी क्या चैलेंजेस परसिस्ट कर रहे हैं, और आगे क्या क्या स्कोप है। जैसे सबसे बड़ा चैलेंज तो फिलहाल यूक्रेन वॉर का ही है। उसके अलावा यूएस जो सैंक्शन लगा सकता है, हम इतना सारा डिफेंस का सामान लेते हैं रशिया से, हम बेसिकली डिफेंस का सामान रशिया और यूएसए दोनों से लेते हैं, क्योंकि हमारा डिफेंस मार्केट बहुत बड़ा है। लेकिन यूएसए ये कहता है कि आप रशिया से मत खरीदिए। देखिए इसी मायने में रशिया हमारा अच्छा दोस्त है, रशिया ने हमसे आज तक नहीं कहा कि आप यूएसए से जाके मत खरीदिए, आप ये मत करिए। लेकिन यूएसए क्या है, एक डोमिनेटिंग फ्रेंड है कि भैया हमसे दोस्ती करनी है तो हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा, जो कि कहीं ना कहीं ठीक बात नहीं है। ठीक है, खैर तो ये सारी चीजें हैं, आने वाले टाइम पे हम लोग इसको डिटेल में और देखेंगे। अब ये दोस्तों जो कल के आपके द हिंदू में एडिटोरियल आया था, द शेप ऑफ अ 5 ईयर क्लाइमेट एजेंडा फॉर इंडिया, आप यकीन मान के चलिए महीने भर में कोई एक ऐसा आर्टिकल आता है जो आपको एकदम बिल्कुल पका पकाया मटेरियल दे देता है। ठीक है, एडिटोरियल सब न्यूज़पेपर्स के वैसे नहीं रह गए जैसे पहले आते थे। ठीक है, अब आपको बहुत कम ऐसे एडिटोरियल्स मिलेंगे महीने में, एक दो तीन बेसिकली, जिसमें आपको पका पकाया मटेरियल आपके मेंस के किसी स्पेसिफिक टॉपिक से जुड़ा हुआ मिल जाएगा। बट ये दोस्तों एक उन्हीं में से एक एडिटोरियल है जिसमें आपको सब कुछ चीजें मिल रही हैं। ये आपका GS2 GS3 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और प्रीलिम्स में भी आपको काफी मदद करेगा। अब यहाँ पे बात क्या कर रहा है कि अब अगले 5 साल तक इंडिया क्लाइमेट को लेकर के क्या काम करेगा, इस पे इंडिया की इमेज भी निर्भर करती है, और इंडिया आने वाले टाइम पे इकोनॉमिकली कहाँ स्टैंड करेगा, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि इंडिया अपने एनवायरमेंट को लेकर के क्या क्या काम कर रहा है, क्या क्या काम नहीं कर रहा है। ठीक है, ये सारी बातें, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे बताया गया है कि पिछले 10 सालों में जो ये स्पेसिफिकली नरेंद्र मोदी की सरकार रही है, इन्होंने देखिए आप सपोर्ट करें अगेंस्ट में रहें, बहुत सारे विचारों पे आप सहमत हो सकते हैं, बहुत सारे विचारों पे नहीं हो सकते, लेकिन एक फैक्ट की बात है कि इस गवर्नमेंट ने आने के बाद से एनवायरमेंट को लेकर के काम बहुत ज्यादा सीरियसली किया है। ठीक है, अब वो सफिशियंट है कि नहीं है, ये आने वाले टाइम पे पता चलेगा। लेकिन फिलहाल के लिए काम हुआ है ठीक ठाक, वो पूरी दुनिया में ही हो रहा है कहीं ना कहीं आज की डेट में। कुछ ही कंट्रीज हैं जो समय बदतमीजी कर रही हैं एनवायरमेंट को लेकर के, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज कहीं ना कहीं कंसर्न तो एटलीस्ट हैं। जो पहले इंडिफरेंट एटीट्यूड था कंट्रीज का कि यार एनवायरमेंट क्या है, कुछ भी है, कुछ नहीं होता है, वो कहीं ना कहीं अब चेंज होता दिख रहा है, क्योंकि हमें क्लाइमेट चेंज के इंपैक्ट्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, हमें क्लाइमेट चेंज के इंपैक्ट्स नजर आ रहे हैं, इस वजह से हम लोग थोड़ा सीरियस हो गए। तो आइए देखते हैं इंडिया आने वाले 5 साल में क्या क्या कर सकता है। उससे पहले हम ये देखेंगे कि इंडिया ने पिछले 10 साल में क्या किया है। सबसे पहली बात, इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो हमने फ्रांस के साथ मिलकर शुरू किया, और दुनिया भर की जो ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं, यानी कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर के ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में हैं, जो पर्याप्त सनलाइट लेती हैं साल भर में, उनको एक तरीके से एक प्लेटफॉर्म पे बुलाया गया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस के जरिए कि भैया यहाँ पे जो है आप लोग सोलर एनर्जी को लेकर के काम करिए। उसके अलावा कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर,
ठीक है, 2019 में शुरू किया गया था। इसमें भी इंडिया का एक बहुत ज्यादा योगदान रहा है कि भैया जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हो, जो बिल्डिंग्स बना रहे हो, उसमें आप ऐसे टेक्नोलॉजी का यूज करिए, ऐसे मटेरियल का यूज करिए जो अर्थक्वेक्स को सस्टेन कर जाए, जो सुनामीज को सस्टेन कर जाए, है ना। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हो रही हैं। उसके अलावा ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस में भी इंडिया का एक बहुत ज्यादा योगदान है। ठीक है, बायोफ्यूल्स को लेकर के इंडिया बहुत ज्यादा सीरियसली काम कर रहा है। एथेनॉल ब्लेंडिंग हो, चाहे बाकी चीजें हो, चाहे जेट्रोफा प्रोडक्शन हो, चाहे जो आपका एविएशन फ्यूल होता है, एरोप्लेन्स में यूज होता है, उसमें चाहे आप जो है एक तरीके से बायोफ्यूल्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, इन सब में इंडिया आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। फिर इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी में ही ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट भी साइन हुआ है। ठीक है, ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट भी साइन हुआ है, जिसमें क्लाइमेट एक्शन को लेकर के कॉपरेशन की बात करी गई है। उसके अलावा 2070 तक हमारा नेट जीरो का टारगेट है ना। आपको पता है कि अलग अलग कंट्रीज जो है अलग अलग समय पे क्या करना चाह रही हैं, नेट जीरो अचीव करना चाह रही हैं। तो इंडिया ने 2070 का टारगेट रखा है कि 2070 तक हमें नेट जीरो अचीव करना है। फिर आपका नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है, इंडिया ने खुद से कहा है कि भैया हम ये कंट्रीब्यूट करेंगे। नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन आपके पेरिस एग्रीमेंट में शुरू किए गए थे, जिसमें सारी कंट्रीज को बताना था कि आप खुद से सोच के बताइए कि आप वॉलेंटरली कितना क्या कम करना चाहते हैं या क्या अच्छा करना चाहते हैं एनवायरमेंट को लेकर के। तो इंडिया ने कहा था कि भैया हम इतना इतना जो है सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, इतनी हम विंड एनर्जी करेंगे, टोटल हम इतनी जो है रीन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे इतने इतने साल तक। तो उसमें भी इंडिया ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। फिर इंडियन एमिशन ट्रेडिंग स्कीम, मतलब वही मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म है। इसमें क्या होता है, बेसिकली मान लीजिए दो बिजनेस हैं, ए और बी, है ना। अब गवर्नमेंट ने रूल रख दिया कि आपको 10 यूनिट ही पोल्यूशन करना है। ठीक है, अब यहाँ पे ए ने किया 12 यूनिट और बी ने किया 8 यूनिट, यानी कि जितना कर सकते थे आप पोल्यूशन, उससे 2 यूनिट कम किया किसने, बी ने, है ना। और उससे 2 यूनिट ज्यादा कर दिया किसने, ए ने। ठीक है, तो अब ए क्या कर रहा है, ए को कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा। अब बी ने क्या किया, क्योंकि बी ने अच्छा काम किया है, उसने औरों की तुलना में कम पोल्यूशन किया है, जो गवर्नमेंट ने कहा था उससे भी कम पोल्यूशन किया है। तो यानी कि उसके पास जो 2 पॉइंट्स बचे हुए हैं, 2 पॉइंट पोल्यूशन वो और कर सकता था, वो अब बेच देगा किसको, ए को, क्योंकि ए ने 2 ज्यादा किया। अगर वो ये 2 पॉइंट इससे बी से खरीद लेगा तो दोनों के 10-10 हो जाएंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो अच्छा काम कर रहा है पोल्यूशन को लेकर के, एनवायरमेंट को लेकर के, उसको इंसेंटिव मिलेगा। उसको लगेगा कि अच्छा अगर हम टारगेट से ज्यादा अचीव कर जाते हैं तो हमको उससे मॉनेटरी बेनिफिट भी होगा। और जो ए जैसी कंपनीज हैं जो ज्यादा पोल्यूशन कर रही जरूरत से, उनको एक तरीके से डिमोरलाइजेशन होगा कि अच्छा आपने पोल्यूशन ज्यादा किया तो आपको पैसा चुकाना पड़ेगा उसके बदले, है ना। ये आसान भाषा में इंडियन एमिशन कार्बन ट्रेडिंग स्कीम है। फिर रिन्यूएबल एनर्जी का हम एक्सपेंशन कर रहे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हम अलग अलग तरह के इनिशिएटिव ले रहे हैं। ये सारे हमारे 10 साल के पिछले कहीं ना कहीं क्या है, इनिशिएटिव्स हैं। उसके बाद देखें इसका इंपैक्ट क्या पड़ा है। इसका इंपैक्ट ये पड़ा है दोस्तों कि ग्लोबल लीडरशिप इंडिया की एनहेंस हो गई है। अब जो देखिए इंडिया को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे सम्मान मिलता है, रिस्पेक्ट मिलती है, उसमें बहुत बड़ा रोल कहीं ना कहीं जो हमारे देश ने काम किया एनवायरमेंट को लेकर के उसका भी है। ठीक है, उसके अलावा इकोनॉमिक और सोशल बेनिफिट्स भी मिलते हैं। जाहिर सी बात है, जब नई तरीके की ऊर्जा बनाओगे, नई तरीके की एनर्जी प्रोड्यूस करोगे, तो उससे क्या होगा, बहुत नए तरीके के लोगों को रोजगार मिलेगा और सामाजिक फायदा तो कहीं ना कहीं होगा ही होगा। ठीक है, इंप्रूव्ड एनर्जी एक्सेस होगा। अब देखिए वो जो कुसुम योजना आई थी आपकी, उसमें क्या कहा गया कि किसान जो है सोलर पैनल लगाएं और बिजली पैदा करें उससे खुद। ठीक है, उसके लिए हम सब्सिडी देंगे, यानी कि सोलर पैनल लगाने के लिए हम सब्सिडी देंगे। आप सोलर पैनल लगाइए, उससे अपनी बिजली प्रोड्यूस करिए, अपनी खेती करिए उससे, और जो बच जाए एक्स्ट्रा वो आप सरकार को बेच दीजिए, उल्टा उससे पैसा कमा लीजिए। तो सोचिए कितनी अच्छी बात है। जो किसान पहले जिसको बिजली का बिल देना पड़ता था, वो एक बार में इन्वेस्टमेंट करके अगर सोलर पैनल लगा लेता है तो उसका खुद का तो बिजली फ्री हो ही जाएगी, उसके अलावा वो आगे भी बेच सकता है सरकार को, है ना। फिर क्लाइमेट रेजिलियंस एंड अडेप्टेशन, ये भाई जाहिर सी बात है, जब इतना काम होगा तो इन सब चीजों पे इंपैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। हालांकि अभी बहुत सारा काम करने की जरूरत है, क्योंकि आप इस बार की अगर हीट वेव देखें और जिस हिसाब से बरसात वगैरह हो रही है पूरे देश में, तो ये कहीं ना कहीं कंसर्न का मुद्दा है हमारे लिए। ठीक है, अब आगे 5 साल के लिए प्लान शीट दी गई है कि भैया गो हायर, गो वाइडर एंड गो डीपर। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है भैया, गो हायर में इंडिया ग्लोबल लीडरशिप, आप ग्लोबल लेवल पे जाकर के बात करिए, जो आपकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हो रही हैं, ठीक है, उसको आप अपने यहाँ होस्ट करवाइए, बड़े बड़े समिट्स में हिस्सा लीजिए, वहां पे बढ़ चढ़ के इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स की बात करिए। ठीक है, ये सारी। उसके अलावा सेक्टोरल एमिशन रिडक्शन टारगेट, गो वाइडर, यानी कि आप ऐसा नहीं कि हमें बस बिजली रिन्यूएबल पैदा करनी है या हमें एमिशन कार्बन एमिशन कम करना है, आप सेक्टर वाइज डिवाइड करिए कि अच्छा ये रियल एस्टेट का सेक्टर है, यहां से हम इतना टारगेट कर सकते हैं कार्बन एमिशन को कम करना। अच्छा ये माइनिंग सेक्टर है, यहां से हम इतना कर सकते हैं। अच्छा रेलवे है, रेलवे में तो हम बहुत ज्यादा स्कोप है कार्बन एमिशन कम करने का। तो आप सारे के सारे सेक्टर्स को एक तरीके से अपने परव्यू में लीजिए और वहां पे रिडक्शन करने का काम करिए। गो डीपर यानी कि सब नेशनल क्लाइमेट एक्शन।
ठीक है, मतलब छोटे छोटे लेवल पे जाकर के, स्टेट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सारे काम करिए। एक बार दोस्तों आप रीडिंग करोगे इसको, आपको जीएस 3 के लिए, जीएस 2 के लिए फॉर्डर मटेरियल है पूरी तरीके से, इसको आपको बिल्कुल लिख करके रख लेना, शॉर्ट नोट्स बना करके, और बस हेडिंग ही हेडिंग पर्याप्त है, हेडिंग और आगे आधी लाइन, बाकी तो समझने के लिए जरूरी था। ठीक है, ये सारी बातें हैं आपकी, तो आई होप ये न्यूज भी आपको समझ में आ गई होगी। अब अगला क्या है, 50 के विलेजेस इन 310 डिस्ट्रिक्ट्स, गवर्नमेंट प्रिपेयर्स प्लान फॉर क्लाइमेट रेजिलियंट फार्मिंग। अब क्लाइमेट रेजिलियंट फार्मिंग की गवर्नमेंट ने बात करी है कहां पे, 50,000 गांव में। ठीक है, 310 जिलों में बटे हुए 50,000 गांव में बात करी गई है। जस्ट अ सेकेंड, वेट। ठीक है, हाँ, तो मैं क्या बता रहा था आपको, ये 50,000 गांव में 310 जिलों में 50,000 गांव है जहां पे क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग की बात करी गई है। अब ये क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग होती क्या है, बेसिकली देखिए नाम से आप थोड़ा सा डिकोड करने का प्रयास करिए। क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग या क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर रिफर्स टू फार्मिंग प्रैक्टिसेस एंड स्ट्रेटजीज डिजाइन टू विद स्टैंड एंड अडेप्ट टू द चेंजिंग क्लाइमेट। मतलब आप ऐसे प्रैक्टिसेस करिए, देखिए होता क्या ना कि जब क्लाइमेट चेंज होता है तो एग्रीकल्चर पे भी उसका इंपैक्ट पड़ता है। बहुत सारे क्रॉप्स ऐसे होते हैं जिनका प्रोडक्शन आप पहले कर सकते थे बट अब नहीं कर सकते हो क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो गई है, वहां का एक तरीके से सॉइल चेंज होगी, वहां का एक तरीके से लैंड चेंज हो गई है। तो आप कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस लेकर के आइए जिससे आप जो है क्लाइमेट के साथ साथ खुद को भी अडॉप्ट कर लीजिए, है ना, खुद को भी अडेप्ट कर लीजिए क्लाइमेट के साथ साथ। इससे होगा क्या, फूड सिक्योरिटी इंश्योर होगी। पहली बात तो, पहले जो जमीन आपकी बेकार हो गई थी क्लाइमेट चेंज होने की वजह से, अगर आप कोई ऐसी टेक्निक लेके आ जाओ जिससे जो है अच्छी आप क्लाइमेट, एक अच्छी प्रैक्टिस कर पाओ क्लाइमेट को लेकर के, फार्मिंग कर पाओ, तो क्या होगा, जो जमीन में पहले बिल्कुल भी फूड नहीं होने वाला था वहां पे भी फूड आगे भी होता रहेगा। इससे फूड सिक्योरिटी तो आएगी ही आएगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी होगी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी होगा। ठीक है, 11 नेशनल मिशन जो है हमारे हमारे यूनियन गवर्नमेंट ने नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज रखा था, उसमें 11 नेशनल मिशन रखे थे। ठीक है, उसमें से एक था आपका नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ठीक है, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर उसमें से एक था। अब भैया इसके कंपोनेंट्स क्या क्या है, कैसे आप करोगे ये, पहली बात तो मिक्स्ड फार्मिंग करके। मिक्स्ड फार्मिंग मतलब एक ही जमीन पे कई तरीके के क्रॉप लगाओ। ज्यादातर होता क्या है कि आप एक ही क्रॉप उगाते जाते हो तो क्या होता है, वो जमीन जो है उस क्रॉप के लिए एक तरीके से इंडिफरेंट हो जाती है, अच्छे से उसको प्रोड्यूस नहीं करती है, और अगर क्रॉप फेल हो गया तो पूरी की पूरी जमीन पे क्रॉप फेल हो जाएगा। आपके पास 100 एकड़ जमीन है, आपने पूरी की पूरी 100 एकड़ पे मान लीजिए बीट लगा रखा है, और मान लीजिए उस साल बीट को फेल होना था, बीट उस साल नहीं सस्टेन कर पा रहा था क्लाइमेट को लेकर के, तो पूरे के पूरे 100 एकड़ पे बीट खराब हो जाएगा, नहीं कि आपकी पूरी जमीन वेस्ट हो गई उस साल के लिए। लेकिन वहीं आप 20 एकड़ पे बीट, 20 एकड़ पे कुछ और, 20 पे कुछ और, 20 पे कुछ और, ऐसे करते करते लगाओगे तो मान लीजिए एक क्रॉप फेल हुआ, दो क्रॉप फेल हुए, लेकिन बाकी तो सस्टेन करेंगे ना, है ना। तो ये भी फायदा होता है मिक्स्ड फार्मिंग का। फिर क्रॉप रोटेशन करिए, लगातार आप एक ही क्रॉप जमीन पे उगाओगे तो जमीन की प्रोडक्टिविटी कहीं ना कहीं कम हो जाती है। लेकिन जब आप एक साल वीट उगाया, अगले साल कुछ और उगाया, फिर अगले साल वीट उगाया, फिर अगले साल कुछ और उगाया, तो सॉइल को टाइम मिलता है सस्टेन करने का, अपने आप को, पेस्ट को रिड्यूस करने का, और वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर के लिए बेहतर रहता है। इंप्रूव्ड वाटर मैनेजमेंट, भाई जाहिर सी बात है पानी सबसे ज्यादा दिक्कत देगा आने वाले टाइम पे, सबसे ज्यादा कमी पानी की होने वाली है, तो अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग करिए। रेन वाटर कितना कितना वेस्ट चला जाता है, ये जो फ्लड्स आ रहे हैं जगह जगह, ये रेन वाटर का वेस्टेज ही तो है। अगर इसको किसी तरीके से आप टैप कर लें, हार्वेस्ट कर लें, तो कितना बढ़िया रहेगा, है ना। एफिशिएंट इरिगेशन, यानी कि अभी तक आप देखिए इरिगेशन कैसे होती है, ट्यूबवेल में से पाइप लगा के गांव में छोड़ दिया जाता है खेतों में, खेत भर रहे हैं डबाडब, बिल्कुल, है ना। अब कुछ फसलों में जरूरत होती है उसकी, बट हर फसल में नहीं होती है, तो अब ड्रिप इरिगेशन लेकर के आइए, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, जो सरकार का एजेंडा है ना, बूंद बूंद करके इरिगेशन करिए, तो उससे वाटर भी वेस्ट नहीं होगा और क्रॉप्स भी अच्छे से सस्टेन करेंगे। ज्यादा पानी से क्रॉप्स भी कहीं ना कहीं खराब हो जाते हैं। फिर सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट या फिर एनहेंसमेंट, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग करिए भाई, कम से कम पेस्टिसाइड यूज करिए, कम से कम फर्टिलाइजर यूज करिए, या कर भी रहे हैं तो नेचुरल करिए, है ना, जो गाय का एक तरीके से डंग होता है जिसको यूज करके काफी ज्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, ऐसी चीजों का यूज करिए आप। ठीक है, कंजर्वेशन टिलेज करिए, बहुत ज्यादा जमीन को खोदिए नहीं, है ना। टिलेज करने का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा जमीन को जब खोद दिया जाता है, जोत दिया जाता है, तो उससे सॉइल कमजोर पड़ जाती है, सॉइल का स्ट्रक्चर कमजोर हो जाता है, और सॉइल इरोजन की समस्या बहुत बढ़ जाती है। ठीक है, उसके अलावा स्ट्रेस टॉलरेंट क्रॉप वैरायटीज, आपको पता है कि आज की डेट में बहुत सारे साइंटिफिक डेवलपमेंट हो गए हैं, और बहुत सारे क्रॉप्स का क्या हो रहा है, साइंटिफिक एनहेंसमेंट हो रहा है, मतलब उनके वेरिएशंस बनाए जा रहे हैं। यानी कि मान लीजिए वीट है तो वीट आपका अलग अलग वैरायटी का,
वीट, पूसा पूसा बाजरा करके है ना, इस तरीके से आपके अलग अलग जो है क्रॉप्स की वैरायटीज बनाई जा रही है, जैसे पूसा बाजरा है, या चावल की वैरायटी है एक तरीके से सोमालिका जिसको हम बोलते हैं, एक वैरायटी मुझे याद आ रही है अभी, है ना। फिर एक आपकी आम की बहुत सारी वैरायटी होती है भाई। तो मतलब कुल मिला करके जो सीड्स होते हैं उनको थोड़ा सा मैनिपुलेट करके, थोड़ा सा उनमें जेनेटिक चेंजेस करके क्या किया जाता है, उनको बनाया जाता है स्ट्रेस टॉलरेंट, की अगर भैया सूखा पड़ जाए तो वहां भी क्रॉप सस्टेन कर जाए, ज्यादा पानी हो जाए तो भी वो क्रॉप सस्टेन कर जाए, है ना। फिर एग्रो फॉरेस्ट्री, यानी कि भाई जो आप खेत में आप खेती कर रहे हो अगल बगल पेड़ लगा दीजिए, तो इससे सॉइल इरोजन भी रुकेगा, जो सॉइल उड़ के जाने वाली होगी उसको पेड़ कैच करने का काम कर लेगा। उसके अलावा क्या होगा, वाटर इरोजन भी रुकेगा क्योंकि पेड़ की जड़ें उसको रोक लेंगी। साथ ही साथ आपका ग्रीन कवर बढ़ेगा, कार्बन एमिशन भी आपका कम हो जाएगा, है ना। तो ये सारी बातें हैं। फिर वेदर एंड क्लाइमेट सर्विसेज, भाई किसानों को बताइए तो कि आने इस साल फसल, मतलब इस साल आपकी बारिश कैसी है, इस साल गर्मी कैसी है। तो अगर आप अपनी क्लाइमेट और वेदर सर्विसेज को आप सुधार लें, है ना, तो कहीं ना कहीं इसका इंपैक्ट किसानों पे बहुत ज्यादा पड़ेगा। किसानों को अगर पहले से पता रहे कि अगले 6 महीने कितनी गर्मी पड़ने वाली है, कितने तक टेम्परेचर जा सकता है, तो उससे जो है कहीं ना कहीं वो चॉइस ऑफ फसल वो अच्छे से कर पाएंगे, चॉइस ऑफ क्रॉप वो अच्छे से कर पाएंगे। अब फैसिलिटीज हैं क्या आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास, लेकिन उसको फार्मर तक कम्युनिकेट करना भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। उसके अलावा अगर क्रॉप फेल हो जाए तो उस केस में इंश्योरेंस वगैरह दीजिए फार्मर को, यही सारी बातें हैं आपकी। अब बेनिफिट्स क्या होते हैं क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर के, पहली बात तो प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। जाहिर सी बात है भाई, जब इतनी सारी अच्छी प्रैक्टिसेस करोगे तो पहले उसी खेत में अगर मान लीजिए 1 क्विंटल अनाज हो रहा था, अब 2 क्विंटल अनाज हो जाएगा, है ना। फिर एनहेंस्ड लाइवलीहुड्स, आप कंसिस्टेंट इनकम बढ़ेगी फार्मर्स के लिए। किसानों की इनकम का घाटा कब होता है, अगर कभी सूखा पड़ जाए, कभी बाढ़ आ जाए, कभी कुछ हो जाए, कभी कुछ हो जाए, मतलब नेचर की वजह से ही किसान को नुकसान होता है ज्यादातर आपका, ठीक है। लेकिन अगर वहीं पे आप ये क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर फॉलो करोगे तो यानी कि आपने अपने एग्रीकल्चर को क्लाइमेट से इम्यून बना लिया है ना। तो फिर ये किसानों को कहीं ना कहीं एक अच्छा रोजगार देगा, उनको नुकसान नहीं देगा, एनवायरमेंट के लिए भी अच्छा है, फूड सिक्योरिटी के लिए भी अच्छा है। सब बातें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है। उसके अलावा अवेयरनेस और एजुकेशन फैलाने की जरूरत है, इस चीज को लेकर के रिसोर्सेज देने की जरूरत है। आपने कह तो दिया कि इरिगेशन को सस्टेनेबल बनाइए, बट कैसे बनाइए, ड्रिप इरिगेशन की टेक्निक तो दीजिए, आप उसके लिए फैसिलिटीज तो दीजिए, उसके लिए टूल्स तो दीजिए, उसके लिए सिस्टम तो अवेल कराइए। बहुत सारी चीजें होती हैं। पॉलिसी सपोर्ट की भी जरूरत है, ठीक है। गवर्नमेंट जब तक सीरियसली पॉलिसीज नहीं बनाएगी तब तक कुछ होने वाला नहीं है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो प्रोएक्टिवली काम करते हैं, ज्यादातर लोग रिएक्टिवली काम करते हैं, यानी कि अगर सरकार ने कुछ कह दिया तो भले ही लोग कर लें, खुद से बहुत लोग अकल लगा के काम नहीं करते हैं, ठीक है। फिर आईसीएआर जो आपका है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, उसने क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रोग्राम शुरू किया था, ठीक है। इज रनिंग अ रिसर्च प्रोग्राम नेम्ड कॉल्ड द कंसोर्टियम फॉर स्केलिंग अप क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर सीएसए इन साउथ एशिया, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है दोस्तों, ठीक है। दिस प्रोग्राम एम्स टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी इन द सस्टेनेबल वे एंड इंप्रूव फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन एंड इनकम इन साउथ एशियन कंट्रीज फॉर साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन सार्क रीजन। तो बेसिकली जो हम लोग अभी तक बात करते आए थे उसी को करने के लिए, सेम काम को करने के लिए आईसीआर ने इनिशिएटिव शुरू किया था। और ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, सारी की सारी सार्क कंट्रीज के लिए कहीं ना कहीं शुरू किया गया था। इसी की डिटेल्स यहाँ पे लिखी हुई है, आप एक बार खुद से भी रीडिंग कर लेंगे इसकी, ठीक है। अब ये जो क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर की हम बात कर रहे हैं 50,000 गांवों में, इसमें क्या होगा, इसमें यूनियन गवर्नमेंट एक फ्रेमवर्क बनाने वाली है ताकि 50,000 गांवों में जो कि क्लाइमेटिकली वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट्स में लोकेटेड है, यानी कि ऐसे जिले जैसे कि आपका जो ये बुंदेलखंड का एरिया है, जो मध्य प्रदेश और यूपी का बॉर्डर एरिया है बुंदेलखंड, जहाँ पे गर्मी बहुत पड़ती है ना। सॉरी, हर साल वहां पे ड्रॉट जैसी सिचुएशन बढ़ जाती है। तो ऐसे केस में जो है आपका क्या किया जा सकता है वहां पे, तो ऐसे ही डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा जो क्लाइमेटिकली वल्नरेबल सिचुएशंस में हैं, जहां पे बाढ़ की समस्या है, जहां पे ड्रॉट की समस्या है, जहां पे कोई और समस्या है। ऐसे जिलों में 50,000 गांव को आइडेंटिफाई करके वहां पे अच्छे तरीके से काम किया जाएगा। सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश के कवर है 48 आपके, उसके बाद राजस्थान के 27 जिले कवर्ड है, ठीक है। टोटल 27 स्टेट्स में ये योजना चलाई जाएगी, 310 डिस्ट्रिक्ट्स इंक्लूड किए जाएंगे। अब यूपीएससी कैसे फंसाएगा आपको, यूपीएससी कह देगा इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया या इन ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया, तो नहीं, 27 स्टेट्स 310 जिले, ठीक है। चलिए भाई, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का ये पार्ट है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट। नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज के बारे में दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं कि भैया पहला तो इंडिया और मंगोलिया के बीच में होता है, दूसरा है कि बाय एनुअल एक्सरसाइज है। अब देखिए, बाय एनुअल और बाइनियल में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बाय एनुअल का मतलब होता है कि साल में 2 बार होने वाली एक्सरसाइज, और बाइनियल का मतलब होता है कि आपकी 2 साल में 1 बार होने वाली, ठीक है। बाय एनुअल और बाइनियल में ये डिफरेंस है, ये बाइनियल है और ये बाय एनुअल है, ठीक है। ए और ई का डिफरेंस है, ये साल में 2 बार यानी कि आधे साल पे,
और ये 2 साल में एक बार, ठीक है। तो ये आपको बताना है कौन सा इनकरेक्ट है। तो बेसिकली अभी नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज हुई है कहां पे, मेघालय में शुरू हुई है, इंडिया और मंगोलिया की। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है आपका, ठीक है। और ये 3 जुलाई से लेकर के 16 जुलाई 2024 तक चलेगी। 16वां एडिशन है ये, सिक्किम स्काउट्स में पार्टिसिपेट कर रहा है इंडिया की तरफ से। ऑल्टरनेटिवली हर साल होती है, एनुअल ट्रेनिंग इवेंट है जो कि हर साल होता है, एक साल इंडिया में एक साल मंगोलिया में। लास्ट एडिशन इसका 2023 जुलाई मंगोलिया में हुआ था, इसलिए 2024 में जुलाई में ये इंडिया में हो रहा है। तो आपका दूसरा स्टेटमेंट भी दोस्तों गलत हो गया, मतलब पहला सही दूसरा गलत हो गया। बाय एनुअल नहीं है, ये एनुअल है सिर्फ। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अंडरस्टैंड, ठीक है, सबको समझ में आ गया एवरीवन। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। टू एनहेंस द ज्वाइंट मिलिट्री, अब ये एक्सरसाइजेस होती क्यों है बेसिकली, ताकि एक दूसरे के साथ अगर हमें कोई ऑपरेशन कल को करना पड़े, है ना, तो वो हम साथ में अच्छे से कर पाए, इतनी हमारे अंदर इंटरऑपरेबिलिटी हो, इतनी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंस हो, इतनी अंडरस्टैंडिंग हो, यही सारा इसका मकसद होता है। और उसमें कोई खास बात नहीं होती है। कंट्री का नाम ध्यान रखिएगा, कहाँ हुई है ये ध्यान रखिएगा, और कितने टाइम पे होती है ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है नाइट जार्स के बारे में। आज के दोस्तों वीडियो में बहुत सारे स्पीशीज को हम लोगों ने कवर किया है, क्योंकि यूपीएससी भी स्पीशीज पूछने से बाज आता नहीं है, तो हम लोग भी क्यों आए भाई, जहां जो भी दिखेगी उसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। 2 स्टेटमेंट है नाइट जार्स के बारे में। पहला कि मीडियम साइज नॉक्टर्नल इंसेक्टिवोरस बर्ड्स होते हैं, क्या, मीडियम साइज नॉक्टर्नल इंसेक्टिवोरस बर्ड्स होते हैं। दूसरा ये एशिया, यूरोप और अफ्रीका में मिलते हैं। इसमें भी आपको यही बताना है कि इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है, ठीक है। चलिए, ये आपकी फोटो बनी हुई है, क्रिप्टिक नॉक्टर्नल बर्ड विद यूनिक सॉन्ग टर्न्स आउट टू बी न्यू स्पीशीज, ठीक है। तो भैया ये जो आपका नाइट जार है, ठीक है, ये आपका कहां पाया जाता है, ये आपका ताइमोर, बेटार, लेसर सुंडा आइलैंड्स में पाया जाता है, ठीक है। दे आर मीडियम साइज नॉक्टर्नल इंसेक्टिवोरस बर्ड्स, ठीक है। तो भैया पहले स्टेटमेंट सही हो गया, मीडियम साइज नॉक्टर्नल इंसेक्टिवोरस बर्ड्स होते हैं ये। फिर these birds are found all over the world the exception of Antarctica and certain island groups such as Seychelles। तो भैया लगभग लगभग पूरे दुनिया में मिलते हैं ये बर्ड्स, सिवाय अंटार्कटिका के और कुछ छोटे छोटे आइलैंड्स के, जैसे कि आपका सेशल्स, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बात समझ में आ गई। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ओनली 2, ठीक है। चलिए भाई, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं यहाँ पे। आपको पता है जानवरों के बारे में यूपीएससी को सब कुछ जानना है भैया, उनके विंग्स लंबे हैं कि छोटे हैं, पैर छोटे कि लंबे हैं, ठीक है, बिल्स कैसे हैं, फिर वो उड़ते हैं कि चलते हैं, नॉक्टर्नल हैं कि डायurnal हैं, ये सारी चीजें। तो ये सब जो लिखा हुआ है आपको बाय हार्ट याद कर लेना है हर एक चीज। जैसे ही आपका दिन में जो है ये आपके क्या करते हैं, सोते रहते हैं और रात में एक्टिव रहते हैं, दिन में ये कैमोफ्लाज कर लेते हैं अपने आप को, यानी कि जो वो नहीं होता गिरगिटा में से रंग बदल लेता है ना। एक पेड़ पे बैठते तो हरे रंग का हो जाता है, तो ये भी अपने आप को इस तरीके से चेंज कर लेते हैं। चलिए भाई, लेसर सुंडा आइलैंड्स की बात करें तो ये आपका साउथ ईस्ट एशिया में है, ठीक है। कहां पे है, ईस्ट ऑफ जावा एंड नॉर्थ ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, और ये आपका जावा है, और ये आपका सुंडा आइलैंड्स है, ठीक है। ये सारी बातें हैं। यहाँ पे मेजर आइलैंड्स इन द ग्रुप इंक्लूड बाली, लॉम्बॉक, सुम्बावा, फ्लोर, सुम्बा एंड टाइमोर। तो भैया बाली तो हर कोई जानता है, बाली किस ग्रुप का पार्ट है, लेसर सुंडा आइलैंड्स का पार्ट है। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे, इंडियन गौर के बारे में। मैंने पहले कहा था बहुत सारे जानवर आज कवर करेंगे हम लोग। इंडियन गौर के बारे में 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। इंडियन बाइसन, और यहाँ पे और गौर होगा, ऑफ नहीं होगा, या आप जो भी मान लें, इज द लार्जेस्ट एंड टॉलेस्ट इन द फैमिली ऑफ वाइल्ड कैटल। अच्छा, they are listed as endangered in IUCN Red List। they generally live up in group size of about 30 to 40 people। मतलब या पीपल नहीं, इंडियन गौर 30 से 40 के ग्रुप में लोग रहते हैं ज्यादातर। कितने स्टेटमेंट सही है ये आपको बताना है। तो दोस्तों ये आपका इंडियन गौर है, ठीक है। आपके जो है आंध्र प्रदेश के नल्ला मल्ला फॉरेस्ट में बहुत डिकेट्स बाद ये दिखाई पड़ा है, ठीक है। चलिए देखते हैं इंडियन गौर के बारे में। इसको नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व में आपको ऑब्जर्व किया गया है, ठीक है। साइंटिफिक नाम इसका होता है बॉस गौरस। ये इंडिजीनियस है साउथ और साउथ ईस्ट पार्ट्स ऑफ एशिया का, ठीक है, साउथ एशिया और साउथ ईस्ट पार्ट ऑफ एशिया। गौर्स आर प्राइमरली द डेनिजन्स ऑफ एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट along the moist deciduous forest with open grasslands। तो ये सारी बातें उतनी ज्यादा नहीं पूछी जाती हैं। जनरली ये लोग 1500 से 1800 मीटर के ऑल्टीट्यूड के नीचे ही रहना पसंद करते हैं, ठीक है। इंडियन बाइसन की बात करें तो उसकी लंबाई चौड़ाई दी हुई है, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कॉन्वेक्स शेप होता है इनके फोरहेड का। मेल और फीमेल दोनों में हॉर्न्स होते हैं, ये बात बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेल और फीमेल दोनों में हॉर्न्स होते हैं। द हॉर्न्स आर पेल ग्रीन और येलोइश ब्राउन इन कलर एंड आर नॉट पॉइंटेड अपवर्ड बट पोजेस अ स्लाइटली इनवर्ड कर्वेचर। ये देखिए आपके अंदर अंदर साइड आपका जो है एक तरीके से ब्रैकेट नहीं होता मैथ में, उस टाइप का ये यहाँ पे जो है कर्वेचर होता है इनका। नॉर्मली सिंग ऐसे होते हैं,
ठीक है, तो ये ऐसे नहीं होते, इनके ऐसे होते हैं, ठीक है, ऐसे इस टाइप के। चलिए, शॉर्ट टेल होती है, सोशल एनिमल है, 30 से 40 के साइज में रहते हैं। तो भैया क्या हो गया यहाँ पे क्वेश्चन में, पहला स्टेटमेंट आपका जो है सही है, ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट अभी आया नहीं है, तीसरा भी सही है, तो यानी कि दो स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गए। तो इसका आंसर क्या हो गया, ओनली बी, टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, या फिर सी होगा ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब ये आगे देखते हैं हम लोग। आईयूसीएन की रेड लिस्ट में वल्नरेबल है, तो देखिए यही हो गया आपका, अगेन ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ओनली टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, ओनली टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, यही इकलौता सही आंसर है आपका। ठीक है, चलिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 में है और साइट्स में अपेंडिक्स 1 में है। नागा अर्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व का जो कोर एरिया, आपको पता है कि सारे के सारे टाइगर रिजर्व जो होते हैं उनका एक बफर एरिया होता है, कोर एरिया होता है। कोर एरिया को हम क्रिटिकल हैबिटेट के नाम से बोलते हैं, और नागा अर्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व का जो क्रिटिकल हैबिटेट है, कोर एरिया है, वो सबसे बड़ा है सारे टाइगर रिजर्व की तुलना में, ये यूपीएससी पहले पूछ चुका है। ठीक है, अब ये नागा अर्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व आपका कहाँ पे, नल्ला मल्ला हिल रेंज में है, जो कि ईस्टर्न घाट का पार्ट है। ठीक है, ईस्टर्न घाट का कौन सा वाला पार्ट, आंध्र प्रदेश वाला पार्ट, एंड स्प्रेड अक्रॉस द अनडिवाइडेड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ गुंटूर, प्रकाशम एंड कुरनूल, अगल बगल के जिलों तक जो है फैला हुआ है। चलिए, इट अटेन्ड द स्टेटस ऑफ अ टाइगर रिजर्व इन 1983 वगैरह वगैरह, सारे मतलब फैक्चुअल बातें हैं। यहाँ पे आपके दो डैम्स हैं, नागार्जुन सागर डैम, श्रीशैलम डैम, ये सारी बातें हैं। दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है आपकी, कौन कौन सी आपकी, ये है राजीव गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड गुंदला ब्रह्मेश्वरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि इस टाइगर रिजर्व का पार्ट है। उसके अलावा टोपोग्राफी में यहाँ पे प्लेटू भी है, रिज भी है, जॉर्ज भी है, डीप वैलीज भी है, फ्लोरा फौना पे एज यूजुअल एक बार रीडिंग कर लीजिएगा, आप कुछ चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलिए भाई, संपूर्णता अभियान इज अ 3 month कैंपेन टू अंडरटेक अ सस्टेन्ड एफर्ट टू अचीव सैचुरेशन ऑफ 6 की इंडिकेटर्स इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स 112 एंड 6 की इंडिकेटर्स इन एस्पिरेशनल ब्लॉक्स 500 अक्रॉस द कंट्री। इट इज लॉन्च्ड बाय, तो संपूर्णता अभियान की बात की जा रही है कि भैया एक 3 महीने का कैंपेन है ना, जिसमें क्या किया जाएगा, जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं। एक टाइम ऐसा था जब ये सरकार नई नई आई थी, तो उसने कहा कि जो डिस्ट्रिक्ट्स या जो ब्लॉक्स बहुत ज्यादा पीछे हैं समाज में, है ना, जिनका डेवलपमेंट नहीं हुआ, उनको बैकवर्ड बोलने की बजाय अगर हम एस्पिरेशनल बोलें, एस्पिरेशन एस्पिरेशनल मतलब कि जो कहीं ना कहीं इच्छा रखते हैं आगे बढ़ने की, ठीक है, तो वो ज्यादा ठीक रहेगा। तो ऐसे 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है फिलहाल, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, वनडे एग्जाम्स में, कितने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कितने स्मार्ट डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ठीक है, और जो एस्पिरेशनल ब्लॉक्स हैं जो कि 500 हैं, इनमें 6 की इंडिकेटर्स के ऊपर काम किया जाएगा और उसमें सैचुरेशन आपका अचीव किया जाएगा। ठीक है, तो भैया ये किसने शुरू किया है, नीति आयोग ने, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट ने, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, ये आपको बताना है। तो ये दोस्तों आपका संपूर्णता अभियान, इसको नीति आयोग ने लॉन्च किया, आपको इसी स्लाइड पे इसका आंसर मिल गया। ठीक है, अब ये नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया संपूर्णता अभियान क्या है, एक नेशन वाइड कैंपेन है जो फोकस करेगा कि भैया हमें 12 सोशल इंडिकेटर्स पे काम करना है। ठीक है, अब 12 सोशल इंडिकेटर्स में से 6 हमें काम करना है एस्पिरेशनल ब्लॉक्स में, और 6 पे हमें काम करना है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में। ठीक है, कुल मिलाकर के अब ये आगे देखिए, मतलब हमें ये कहा गया है, हमें यानी कि देश को ये कहा गया है कि हमें इन ब्लॉक्स में और इन आपके डिस्ट्रिक्ट्स में जो है क्या करना है, कुछ चीजों में 100% सक्सेस अचीव करनी है। अब वो चीजें क्या है, वो 6 चीजें ब्लॉक्स के अलग हैं और 6 चीजें डिस्ट्रिक्ट्स के लिए अलग हैं। तो भैया ब्लॉक्स के लिए वो 6 चीजें क्या है, परसेंटेज ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन रजिस्टर्ड फॉर एंटीनेटल केयर विद इन देयर फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ठीक है, तो वो प्रेग्नेंट महिलाएं जिनको पहले ट्राइमेस्टर के दौरान एंटीनेटल केयर की जरूरत होती है, तो उनको रजिस्टर करने का परसेंटेज बढ़ाना है। उसके अलावा वो लोग जिनको डायबिटीज के अगेंस्ट स्क्रीन किया जाता है, उनका परसेंटेज बढ़ाना है। हाइपरटेंशन, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, सॉइल हेल्थ कार्ड, सेल्फ हेल्प ग्रुप। आप देखिए कोई बहुत कठिन न्यूज नहीं है ये, बस इसमें ये बात आपको ध्यान है कि किसने लॉन्च किया है, और ये आपको एक बार रीड कर लेना है सारे के सारे क्या आपके जो पैरामीटर्स हैं या फिर जो आपके इंडिकेटर्स है जिसपे काम करना है, क्योंकि ये कई बार पूछ लिए जाते हैं। इतना अगर आपने पढ़ लिया, इतना रीड कर लिया, तो इस न्यूज में आपको इससे ज्यादा कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। या फिर आपसे ये भी पूछ सकता है कि संपूर्णता अभियान इज लिंक्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीम या इनिशिएटिव। तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम जो है उसके साथ जुड़ा हुआ है आपका संपूर्णता अभियान, और सिर्फ 3 महीने का कैंपेन है। तो इस पे नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स में फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन आए, बहुत कम चांसेस मुझे लग रहा है, बट हाँ थोड़ा इंपॉर्टेंट था वनडे एग्जाम वगैरह के लिए भी, तो मैंने इंक्लूड कर लिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों मॉइडम्स के बारे में। अभी मॉइडम्स क्या है, मैडम्स तो सुना है, मॉइडम्स क्या है। तो मॉइडम्स के बारे में 3 स्टेटमेंट दिए हुए, आपको बताना है कौन कौन से सही हैं। पहला, मॉइडम्स इज द रेस्टिंग प्लेस ऑफ रॉयल फैमिलीज। रेस्टिंग मतलब जहां पे उनको मृत्यु के बाद रखा जाता है ना, डेथ के बाद, तो उसको रेस्टिंग प्लेस बोलते हैं। ये वो वाला रेस्ट नहीं कि खा पी के आराम से रेस्ट करने वाली जगह, वो नहीं। ठीक है, दे आर एसोसिएटेड विद पाल डायनेस्टी। तो पाल डायनेस्टी के जो लोग हैं उनको यहाँ पे मरने के बाद रखा जाता था, और ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया में पाए जाते हैं मॉइडम्स। ये आपको बताना है कौन कौन से सही हैं।
1 and 2, 2 and 3, 1 only, 3 only। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अहोम, अहोम किंगडम जो थी आपकी, अहोम डायनेस्टी, उससे जुड़े हुए आपके मॉडर्म्स। अब ये न्यूज में क्योंकि इसको रिकमेंड किया गया कि इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड किया जाए। ठीक है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इसको इंक्लूड किया जाए, इसलिए जो है ये न्यूज में आ गया है। बात समझ में आ गई है? तो पहला स्टेटमेंट, दूसरे स्टेटमेंट तो आपका गलत हो गया। ठीक है, कि पाल डायनेस्टी नहीं, ये अहोम डायनेस्टी से जुड़ा हुआ है। तो अगर आप 2 को हटा दोगे तो आपको या तो 1 ओनली बचेगा या फिर 3 ओनली बचेगा। अब अगर आपको इसके अलावा कुछ भी नहीं पता है दोस्तों, तो भी आप लॉजिकली देखिए कैसे आंसर कर पाओगे आप। ठीक है, मॉडर्म्स रेस्टिंग प्लेस ऑफ रॉयल फैमिलीज होता है। ये एक सिंपल सा स्टेटमेंट है, बहुत ज्यादा इसमें गलती की गुंजाइश नहीं है। दीज मॉडर्म्स आर फाउंड ओनली इन इंडिया, जस्ट फाउंड इन इंडिया। अब ये एक्सीम स्टेटमेंट हो गया। तो अगर आपको नहीं आता तो आपको ऐसे केस में 1 ओनली यानी कि सी के ऊपर आंसर लगा के आना है, क्योंकि तीसरे स्टेटमेंट सही हो इसके चांसेस बहुत कम है। ठीक है, अब देखिए कितना खूबसूरत नजारा है ये, यही आपके मॉडर्म्स होते हैं। ठीक है, अब ये जो है अहोम किंगडम के जो लोग हैं, जो रॉयल फैमिलीज थे, उनकी रेस्टिंग प्लेस थी। ये आपके चराइदेव डिस्ट्रिक्ट जो होती है आपकी, कहाँ पे, असम में, वहां पे ये पाए जाते हैं। और यूनेस्को में जो है रिकमेंड किया गया है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड करने के लिए। रिकमेंड किया किसने है? यूनेस्को की एक इंटरनेशनल एडवाइजरी बॉडी, जिसको हम बोलते हैं इकोमॉस। इकोमॉस यानी कि इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट एंड साइट्स, इसको हम बोलते हैं इकोमॉस। ठीक है, इसने रिकमेंड किया कि भैया ऐसा किया जाए। अब ये इकोमॉस क्या है? इसको 1965 में वॉर्सो यानी कि पोलैंड में स्टैब्लिश किया गया था, वेनिस चार्टर के तहत। और ये एडवाइस देता है यूनेस्को को कि भैया यूनेस्को, तुम्हारी जो वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट है उसमें तुम इनको रखो, उनको रखो, इनको मत रखो, उनको मत रखो। इस तरीके से जो है काम होता है यहाँ पे। इट इज एन इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दैट इज कंप्राइज्ड ऑफ प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स। मतलब वही सारी बातें हैं जो अलग अलग एरिया है, वहां के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे जुड़े हुए लोग, उसके अलावा जो आपके एक्सपर्ट्स होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, कंपनीज होते हैं, वो सब लोग मिल करके क्या करते हैं, सजेस्ट करता है कि किस जगह को इंक्लूड करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। मॉडर्म्स के बारे में जान लीजिए। ये आपके माउंट बरियल सिस्टम होता है, माउंट यानी कि मिट्टी का ढेर, जहां पे अहोम डायनेस्टी के लोगों को बरी किया जाता था। आपके कहाँ पे? आपके असम में। अच्छा, ये रिजेंबल करते हैं जो आपके पिरामिड्स होते हैं। ठीक है, पिरामिड से और इजिप्शियन फेरो से। फेरो मतलब आपके जो राजाओं को बोलते थे। तो चाइना में रॉयल टॉम्स होते थे और पिरामिड होते थे इजिप्ट में। इनसे कहीं ना कहीं ये मैच करते हैं। वैसे ही इसी मतलब ऐसी ही चीज है मॉडर्म्स भी। जैसे वहां पे आपके चाइना में रॉयल टॉम्स होते हैं, इजिप्ट में आपके पिरामिड्स होते हैं, वैसे ही असम में आपके मॉडर्म्स होते हैं। ठीक है, अब ये गुवाहाटी से 400 किलोमीटर की दूरी पे है क्या, चराइदेव, जहां पे ये मिलते हैं सारे आपके मॉडर्म्स। अच्छा, इसके अलावा अहोम डायनेस्टी की पहली कैपिटल आपकी थी चराइदेव ही थी पहली कैपिटल। अहोम डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? चाओ लुंग सिउ काफा। ठीक है, चाओ लुंग सिउ काफा 1253 में इन्होंने स्थापना की थी अहोम डायनेस्टी की। ये सारे हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये ध्यान रखने हैं। ठीक है, 18वीं शताब्दी से क्या हुआ कि इन लोगों ने हिंदुओं की जो परंपरा थी कि जलाने वाली, क्रिमेशन वाली, उसको अपना लिया। तो इनका फिर जो है ये आपका सिस्टम खत्म हो गया। आपका कौन सा सिस्टम? मॉडर्म्स वाला। ये आपके फिर जो है खाली उसी टाइम पीरियड के हैं, और ये सिर्फ इंडिया में नहीं पाए जाते हैं। ये आपके बर्मा में, चाइना में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, थाईलैंड में, लाओस में भी, मतलब जो आपका एडजॉइनिंग एरिया है हर जगह पाए जाते हैं ये। ठीक है, और काफी वेंटिलेटेड होते हैं ये, है ना, काफी, मतलब देखिए आप खुला खुला हवा इसमें काफी आती जाती रहती है। खैर, तो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया। अब ये थोड़ा सा यूपीएससी पैटर्न के ऊपर आधारित क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्या, ये भी द हारंगी, द हेमावती, द सिमशा एंड द अर्कावती आर द मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर। ठीक है, इनमें से किस रिवर की ट्रिब्यूटरीज है ये सारी? हारंगी, हेमावती, सिमशा, अर्कावती। यूपीएससी काफी ज्यादा क्वेश्चन ऐसे पूछता आया है, मतलब हर साल नहीं पूछता, लेकिन तब भी 1-2 साल के गैप पे पूछ लेता है ऐसे क्वेश्चन कोई ना कोई। ठीक है, और स्टेट पीसीएस वाले, एसएससी वाले, वहां पे तो ये सब क्वेश्चन कॉमन है बहुत ज्यादा। तो बताइए भैया, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा, तापी, कापी नहीं तापी, इनमें से किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं ये सब? तो भैया कावेरी के एक तरीके से कंटेमिनेशन को रोकने के लिए, उसको सुधारने के लिए, उसको साफ करने के लिए बेंगलोर ने, कर्नाटक सरकार ने काम करने की बात की, कमेटी बनाने की बात की है। तो अब यहीं से आपको पता चल गया कि कावेरी की ट्रिब्यूटरीज हैं ये, लेकिन फिर भी आगे देख लेते हैं हम कावेरी रिवर के बारे में। ठीक है, साउथ इंडिया की बहुत ही एक सैंक्रोसैंक्ट रिवर है, जिसको हिंदू सैंक्रोसैंक्ट यानी कि पवित्र मानते हैं। ये ब्रह्मागिरी हिल से निकलती है। कहां से? वेस्टर्न घाट से। वेस्टर्न घाट में क्या है? ब्रह्मागिरी हिल। ब्रह्मागिरी हिल से क्या निकलती है? कावेरी निकलती है। ठीक है, कहां से? कर्नाटका। कौन सा स्टेट? कर्नाटका से। एलिवेशन इतना है। फिर ये साउथ की तरफ जाती है। ठीक है, और फिर कर्नाटका, तमिलनाडु एंड देन अक्रॉस द साउथ ईस्टर्न लोलैंड्स एंड फाइनली सरेंडर्स इन द बे ऑफ बंगाल थ्रू 2 प्रिंसिपल माउथ। यानी कि आगे जाके 2 भाग में डिवाइड हो जाती है और दोनों भाग इसके बे ऑफ बंगाल में ही जाते हैं। ये बात ध्यान रहेगी, बिल्कुल रहेगी। टोटल लेंथ कितनी है दोस्तों? 800 किलोमीटर है। क्या ये बात ध्यान रहेगी? बिल्कुल रहेगी।
वेस्ट में इसके वेस्टर्न घाट हैं, ईस्ट में इसके ईस्टर्न घाट हैं, साउथ में इसके जो है रिजेस हैं, जो एक कहीं ना कहीं इसको सेपरेट कर रहे हैं कृष्णा और पेन्नार के बेसिन से, है ना। कहीं ना कहीं कावेरी बेसिन जो है आपका तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला और पुदुचेरी, इन 4 जगहों पे है। कहाँ का? तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला और पुदुचेरी में। ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है? लेफ्ट में अगर देखी जाए तो हारंगी, हेमावती, शिमशा, अर्कावती, और राइट की देखी जाए तो लक्ष्मण तीर्थ, कब्बानी, सुवर्णावती, भवानी, नोइल एंड अमरावती। ठीक है, सबके सब नाम ध्यान रखने, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डैम्स इस पे कौन कौन से? कृष्णा राजा सागर डैम एंड मित्तूल डैम एंड द बंसूरा सागर डैम ऑन द काबनी रिवर। मतलब ये सब कावेरी पे, उसके ट्रिब्यूटरी पे सारे डैम्स हैं आपके। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखेंगे कॉमन ग्रास येलो के बारे में। अब ये क्या है? ये लिखा तो है नहीं यहाँ पे क्या है, तो आपको आगे देखना पड़ेगा कि कॉमन ग्रास येलो क्या है। मैं चाहता तो लिख देता, बट यहाँ पे यूपीएससी भी आपसे ऐसे पूछ सकता है, आपको हिंट भी ना दे कि ये किस चीज की बात हो रही है। तो भैया ये एंडेमिक है एशिया में और आईयूसीएन की रेड लिस्ट में क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ये आपको बताना है। अब ये बेसिकली एक बटरफ्लाई होती है, कॉमन ग्रास येलो। ठीक है, इनको मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व में देखा गया है, लार्ज माइग्रेशन इनका। ठीक है, कॉमन ग्रास येलो। चलिए भाई, अब क्या है, पहली बार इनका बहुत बड़े लेवल पे माइग्रेशन देखा गया है। साइंटिफिक नाम इनका ये होता है ना, एरूमे हेकाबे। फिर ये स्मॉल चार्मिंग बटरफ्लाई होती हैं जो कि एशिया, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया हर जगह पाई जाती है। बहुत तेजी से उड़ जाती हैं, ग्राउंड के पास उड़ती हैं, ओपन ग्रासी एरिया में रहती है, फिर बुशी टेरेन में। ठीक है, इस वजह से इनका नाम ये पड़ा हुआ है कॉमन ग्रास येलो। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। वाइब्रेंट येलो विंग्स होते हैं, मतलब आप पढ़ लीजिए, कोई इसमें सारी फैक्चुअल बातें ही हैं, क्या क्या इनकी बॉडी की बनावट होती है, क्या कलर होता है, क्या नहीं होता, ये सारी चीजें यहाँ पे हैं। आईयूसीएन की रेड लिस्ट में दोस्तों लीस्ट कंसर्न पे, क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं है। और इनफैक्ट हमारे यहाँ पे तो इनको प्रोटेक्शन दी ही नहीं गई किसी भी तरीके की, है ना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वगैरह में। तो ये सारी बातें हैं यहाँ पे। क्वेश्चन पे अगर आप जाओगे तो एंडेमिक टू एशिया गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने देखा एशिया के अलावा कहाँ कहाँ मिल रही है, एशिया के अलावा नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया में भी मिल रही है। दूसरा स्टेटमेंट भी आपका गलत हो जाएगा, क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं है। क्या है भैया? लीस्ट कंसर्न है। तो इसका आंसर क्या होगा? इनकरेक्ट पूछा था तो सी हो जाएगा, बोथ 1 एंड 2। बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज पे। अगली न्यूज क्या है? छोटी सी न्यूज है आपकी, किसके बारे में? प्री हिस्टोरिक ऑस्ट्रिच शेल्स के बारे में। अब बेसिकली इसको कवर करने का मकसद ये कि आपको मेगा फौना बताना। अब 41,000 साल पुराने ऑस्ट्रिच का कुछ जो है एक शेल की डिस्कवरी वगैरह हो, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेगाफोना, मेगाफोना एक वो टर्म होता है जो ऐसे जानवरों के लिए यूज किया जाता है जो 50 किलो से ऊपर के वजन के होते हैं। 50 किलो से ऊपर के वजन के जो आपके जानवर होते हैं उनके लिए मेगाफोना टर्म यूज किया जाता है। पहली बार इसको यूज किया था अल्फ्रेड रसेल वेलेस ने 1876 में अपनी बुक ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये बुक किसकी है और कब लिखी गई है और बुक का नाम क्या है। वनडे एग्जाम वाले तो खासतौर से अलर्ट हो जाएं। और यूपीएससी का पैटर्न जिस हिसाब से बदल रहा है, आप लोग भी बहुत ज्यादा जो है इसको लेकर के कॉम्प्लिसेंसी ना बढ़ते हैं। ठीक है, अल्फ्रेड रसल वेलेस ने 1876 में बुक लिखी थी ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एनिमल्स। ठीक है, उसमें बताया गया था कि भैया मेगाफोना वो हैं जो 50 किलो के ऊपर के होते हैं। अब मेगाफोना कई तरीके के होते हैं, जैसे मेगा हर्बीवोरस जो कि प्लांट खाते हैं, मेगा कार्निवोर जो कि मीट खाते हैं, फिर मेगा ओमनीवोरस जो कि दोनों खाते हैं। ऑस्ट्रिचेस क्या होती हैं? ऑस्ट्रिचेस मेगा ओमनीवोरस होती हैं। ये स्टेटमेंट आपको यूपीएससी में एज इट इज दोस्तों दिखाई पड़ सकता है कि ऑस्ट्रिच क्या मेगा ओमनीवोरस होती हैं? बिल्कुल होती हैं। ठीक है, और एक जो अडल्ट ऑस्ट्रिच होती है उसका वजन 90 से 140 किलोग्राम के बीच में होता है। ठीक है, और उनकी हाइट 7 से 9 फीट के बीच में होती है। बाकी ये सारी बातें हैं, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। अर्लीस्ट डॉक्यूमेंटेड एविडेंस ऑफ स्पीशीज इन द सब कॉन्टिनेंट वाज प्रेजेंटेड बाय लिचर्ड लाइडेकर इन 1884। ये सब पूछा नहीं जाएगा आपसे, इंफॉर्मेशन के लिए आपके डाल दिया गया है। ठीक है, एक छोटी सी न्यूज हमको और देखनी है। अच्छा दोस्तों, पीडीएफ अगर आपको चाहिए रहेगी ना तो आपको टेलीग्राम से आप हमारे चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे आपको मिल जाएगी। और हमने एक टेस्ट सीरीज का कोर्स लॉन्च किया है जिसका कि लिंक आपको मिल जाएगा, है ना, जो आप हमारे नंबर 7991453547, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 7991453547 पे व्हाट्सएप करके आप उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको अगले प्रीलिम्स तक लगातार करंट अफेयर की मंथली मैगजीन बहुत ही सिस्टमेटिक फॉर्मेट में पिक्चर्स के साथ, उसके अलावा हर महीने 2 मॉक टेस्ट करंट अफेयर्स के, ठीक है, जो उन्हीं करंट अफेयर के ऊपर रिलाइड होंगे जो उस महीने न्यूज में थे या फिर उससे जुड़े स्टैटिक टॉपिक्स। ठीक है, इससे क्या होगा, क्योंकि 40 से 50 क्वेश्चंस अभी भी यूपीएससी जो पूछ रहा है वो करंट अफेयर और उससे जुड़े हुए स्टैटिक टॉपिक से पूछ रहा है, तो आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए हम ये टेस्ट सीरीज का कोर्स लेकर के आए हैं। फीस वगैरह बहुत नॉमिनल है, मूवी टिकट बराबर फीस है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपको हर महीने की 5 से 10 तारीख के बीच में अपनी मेल आईडी पे मॉक टेस्ट और मैगजीन मिल जाएगी।
ठीक है। बाकी आप टेलीग्राम चैनल का तो ज्वाइन कर ही लीजिएगा। बजाज ऑटो ने लॉन्च की है सीएनजी बाइक। ठीक है, किसने लॉन्च की पहली सीएनजी बाइक? तो भैया बजाज ऑटो ने की। इतनी सी बात बतानी थी। 95,000 रुपए की, 125 सीसी की है, इसलिए जो है ये सारी चीजें एक बार आप देख लीजिएगा। वर्ड ऑफ द डे आज का क्या? इंपेरेटिव। इंपेरेटिव का मतलब क्या होता है? मूड दैट एक्सप्रेसेस एन इंटेंशन टू इन्फ्लुएंस द लिसनर्स बिहेवियर। ऐसा मूड जो मतलब ये जता देता है कि भैया हम सुनने वाले का बिहेवियर इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं। सिनोनिम क्या होता है? इंपॉर्टेंट। इसका एक और मतलब होता है सम ड्यूटी दैट इज एसेंशियल एंड अर्जेंट। कुछ अर्जेंट काम है, अर्जेंट ड्यूटी है कुछ, है ना। इसको आप यूज कैसे करोगे? सेंटेंस एग्जांपल क्या है? इट वाज इंपेरेटिव दैट ही एक्ट एज नेचुरली एज पॉसिबल। ये जरूरी था कि वो जितना नेचुरली हो पाए उतना नेचुरली एक्ट करे। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए भाई, तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। मिलेंगे आप लोगों से कल के वीडियो में बहुत ही शानदार करंट अफेयर के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, लिखते रहिए। हैव अ गुड डे एंड थैंक यू एवरीवन।